हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये अपना एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हम समझेंगे कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे कैसे, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग देंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हाँ भाई, तो सबसे पहले देखते हैं सेल का डेफिनेशन क्या होता है। हाँ भाई, सेल क्या है? सेल का डेफिनेशन क्या है? तो सबको बचपन से पता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या भाई? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर इलेबोरेटेड डेफिनेशन देखा जाए तो कहते हैं भाई सेल क्या है? सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी हम एक लाइफ है, हमारे पास जीवन है और हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है भाई? सेल है। मतलब हम बने हुए किसके हैं? सेल के बने हुए हैं। और जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म होता है हमको लिविंग स्टेट में रखने के लिए, वो भी कौन करता है? जैसे रेस्पिरेशन कौन करता है? सेल करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? सेल में होता है। आपको लग रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, यानी इंस्पिरेशन कर रहे हैं और एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो ये रेस्पिरेशन है, तो ये गलत है। ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये क्या है? ये ब्रीदिंग है। क्या है भाई? ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पे होता है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। एक बार फिर से, वो डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पे आपको एक बात समझना चाहिए, देखो रॉबर्ट हुक ना एक माइक्रोस्कोप बनाए, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप आप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? कोई भी सब्सटेंस आपके हाथ में लगेगा, मन करेगा क्या करे? उसको देख ले, है कि नहीं? बचपन में भी अगर आपके पास जो मैग्नीफाइंग ग्लास मिल जाता था तो क्या करते थे? है ना, लेटर्स को देखते थे, पेपर पे कुछ लिखा हुआ है उसको देखते थे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि रॉबर्ट हुक एक माइक्रोस्कोप बनाए, खुद माइक्रोस्कोप बनाए, और क्या प्लांट में प्लांट से एक प्रोडक्ट निकलता है जिसको कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क। पहले जो वाइन वगैरह का बोतल वगैरह होता था ना, ठीक है, तो वाइन का जो बोतल होता था उसका ढक्कन किसका बनता था? कॉर्क का बनता था। किसका बनता था? कॉर्क का बनता था, ठीक है। ये जो ढक्कन होता था ना लकड़ी का, वो अल्टीमेटली क्या है भाई? वुड का कौन सा पार्ट है? कॉर्क है। समझ में आ गया? तो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क को देखा, ठीक है। मतलब बेसिकली ये वुड का ढक्कन था, उसको बोलते हैं, ये कॉर्क का बना होता है। तो इस कॉर्क के ढक्कन को जब देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? उनको दिखाई देता है कि भाई छोटा छोटा स्मॉल कंपार्टमेंट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? छोटा छोटा स्मॉल कंपार्टमेंट। और उन्होंने इसी छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट को क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। क्या बोल दिया? सेल बोल दिया। और इनका कहना था, रॉबर्ट हुक का कहना था कि भाई देखो प्लांट जो है ना, प्लांट ये बहुत छोटे 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 स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक सेल से मिलके बना हुआ है। समझ में आ गया? और तभी से अब हम सेल को क्या? सेल के नाम से जानते हैं। सुनिए भाई, तो रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवर किया? देखो ये सेल का डिस्कवरी एक सरेंडिपिटी है, मतलब सडनली आ गया, इंटेंशनली। रॉबर्ट हुक ने कोई सेल का डिस्कवर नहीं किया। समझ में आ गया ना? बस एक सरेंडिपिटी का कहना था कि भाई जो प्लांट होते हैं या कोई भी लाइफ होता है ना, आप जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, जेंट एनिमल या जेंट प्लांट देख रहे हैं, ये छोटे 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 सेल से मिलकर बना हुआ है। तो हम इनको क्रेडिट दे देते हैं कि भाई सेल का डिस्कवरी किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने। अब देखो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में सेल को देखा था। क्या? कहां पे देखा था? कॉर्क में सेल को देखा था। कॉर्क क्या भाई? एक प्लांट प्रोडक्ट है, सिंपल सा मतलब समझिए। कॉर्क क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो सेल देखे रॉबर्ट हुक, ये कैसा था? लिविंग सेल था या डेड सेल था? कैसा था? डेड सेल था। कैसा है भाई?
डेड सेल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल का डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया, आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। डेड सेल का डिस्कवरी सबसे पहले कौन किया, आंसर जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछा जाए भाई लिविंग सेल का डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया, आंसर जाएगा लीवेन हुक। क्या जाएगा, लीवेन हुक। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, फर्स्ट डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय, सॉरी वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाय भाई कौन थे भाई, रॉबर्ट हुक। इन्होंने रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया। कहां पे, कॉर्क सेल में। कहां पे, इन कॉर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा, हाँ भाई फर्स्ट लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था किन्होंने, लीवेन हुक ने। किन्होंने, लीवेन हुक ने। इनका पूरा नाम है एंटोन वॉन लीवेन हुक। एंटोन वॉन लीवेन हुक, क्या नाम है भाई, एंटोन वॉन लीवेन हुक। समझ में आ गया क्या, एंटोन वॉन लीवेन हुक। आप बस लीवेन हुक भी बोलेंगे तो काम अपना चल जाएगा। तो फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, लीवेन हुक ने किया, याद रखना है आपको। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेल थ्योरी पे। किस पे, सेल थ्योरी पे। मतलब सेल को लेके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे ही एक साइंटिस्ट है जिनका, मतलब दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्क्लीडेन एंड स्वान। क्या, स्क्लीडेन एंड स्वान। स्क्लीडेन एंड स्वान ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में इनका कहना था कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, ठीक है, चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सेल से मिलके बना होता है या सेल प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। मतलब सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। क्या, सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। कौन बोला, स्क्लीडेन एंड स्वान ने बोला। किन्होंने, स्क्लीडेन एंड स्वान ने बोला। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेल थ्योरी किसने दिया, आंसर जाएगा स्क्लीडेन एंड स्वान। चलिए, फर्स्ट लिविंग सेल को कौन देखा, एंटोन वॉन लीवेन हुक। डेड सेल को रॉबर्ट हुक। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले सेल को किसने देखा, लिविंग डेड अगर कुछ नहीं पूछता है तो आंसर क्या चला जाएगा, रॉबर्ट हुक। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सेल थ्योरी। क्या, सेल थ्योरी। कौन दिया सेल थ्योरी, कौन दिया, स्क्लीडेन एंड स्वान ने दिया। किन्होंने, स्क्लीडेन एंड स्वान। स्क्लीडेन एंड स्वान ने दिया। कब दिया, 1838 1839 में दिया। तब 1838 39 में दिया। देखो अब ये तुमको याद होना चाहिए, यहाँ पे डेट भी आपको याद होना चाहिए कि क्योंकि ये एनसीईआरटी का डाटा है। क्लियर। चलिए, तो सेल थ्योरी सबसे पहले कौन दिया, स्क्लीडेन एंड स्वान ने दिया। इन्होंने स्क्लीडेन एंड स्वान ने दिया था। आपको पता है ये जो स्क्लीडेन है ना, स्क्लीडेन ये है जर्मन बोटैनिस्ट। क्या है, जर्मन बोटैनिस्ट। और स्वान जो है वो क्या है, ये है जूलॉजिस्ट। हाँ, कौन है ये, जूलॉजिस्ट। और जूलॉजी में हम प्लांट का स्टडी करते हैं या एनिमल का, एनिमल का स्टडी करते हैं। ठीक है, आप स्पेलिंग को छोड़ दो। स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है, हंस। और हंस मतलब जूलॉजी या फिर बॉटनी, जूलॉजी। समझ में आया। तो स्वान एक तो जूलॉजी है ना, एनिमल है। तो जो स्वान है वो क्या है, जूलॉजिस्ट है। तो अपने आप स्क्लीडेन क्या हो गए, बॉटनिस्ट हो गए। क्या हो गए, बॉटनिस्ट हो गए। ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है भाई, है ना, स्क्लीडेन जर्मन बॉटनिस्ट है या फिर जर्मन जूलॉजिस्ट है, इस तरह करके। तो आपको याद रखना चाहिए स्क्लीडेन क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट है, जबकि स्वान क्या है, जूलॉजिस्ट है। और स्वान कहाँ रहते थे, बोलो ना, कहाँ पे, ब्रिटिश में। कहाँ पे भाई, ब्रिटिश में। तो ये है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्वान जो है वो क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। और स्क्लीडेन क्या है, जर्मन बोटैनिस्ट है। इन दोनों ने मिलके क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। देखो एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये जो जर्मन बोटैनिस्ट है ना, जर्मन बोटैनिस्ट, ये बोला, वो है बोटैनिस्ट, प्लांट का स्टडी करता है, लेकिन ये बोला कि एनिमल सेल का क्या, एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है ना, क्या,
आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ेंगे, क्लियर। और स्वान जो है वो क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। और ये बोला ब्रिटिश, देखो जूलॉजिस्ट होके क्या बोला, बोला कि प्लांट सेल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, सेल वॉल है। क्या भाई, सेल वॉल। यानी सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये कौन बोला, एक जूलॉजिस्ट बोला। और एनिमल सेल का आउटर कवरिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये कौन बोला, एक बोटेनिस्ट बोला। यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होता है, स्टेटमेंट बन के आएगा तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे जरूर एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे, सेल थ्योरी देख रहे थे। क्या भाई, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में स्क्लेटन एंड स्वान का क्या कहना था, कहाँ के हैं भाई स्क्लेटन, बोटेनिस्ट है और जर्मन के हैं। स्वान कहाँ, ब्रिटिश के हैं और जूलॉजिस्ट है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं। क्या स्टेटमेंट क्या था, इनका कहना था स्क्लेटन एंड स्वान का कि भाई बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। क्या, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। किसका बना होता है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल का बना होता है। लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई ठीक है, मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनता है, लेकिन ये नया नया सेल आता कहां से है, नया नया सेल आता कहां से, बोला पता नहीं कहां से आता है। समझ में आ गया। तो ये सेल थ्योरी दियन का कहना था कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन ये नया सेल कहां से बनता है ये इनको पता नहीं था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बाद में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रोडोल्फ वर्चू। क्या नाम था, रोडोल्फ वर्चू। रोडोल्फ वर्चू का कहना था कि भाई सारे सेल कहां से आते हैं, ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चलो इस चीज को थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। क्या, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cell and product of cell। क्लियर, ये कहना था किसका, स्क्लेटन एंड स्वान का। लेकिन इनसे पूछा गया भाई नए नए सेल आते कहां से हैं, तो ये बता नहीं पाए, ये यहाँ पे फेल हुए। समझ में आ गया। बाद में इस चीज को एक्सप्लेन कौन किया, रोडोल्फ वर्चू। क्या, रोडोल्फ वर्चू। बाद में कब, 1855 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था क्या, रोडोल्फ वर्चू। रोडोल्फ विर्चो भी इसको पढ़ सकते हैं ना, रोडोल्फ विर्चो। क्या, रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो का कहना था कि भाई ये एक्सप्लेन किया कि नए सेल कहां से आते हैं, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल कहां से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। कहां से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। तो लिखेंगे रोडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन क्या, क्या ये एक्सप्लेन किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट new cells arises from that new cells arises from क्या, pre-existing cells। new cells arises from pre-existing cells। क्लियर, कहां से आते हैं, pre-existing cells से आते हैं। उसके लिए ये एक स्टेटमेंट जाता है, ठीक है। क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब हुआ, एक फ्रेज है, ठीक है ना, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब हुआ न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कर लीजिएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ओमनी सेलुला ई सेलुला जो स्टेटमेंट है ये किसका है, तो आपको जवाब देना है किसका है, ओमनी सेलुला ई सेलुला स्टेटमेंट किसका है, रोडोल्फ वर्चू का है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये नए सेल कहां से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। क्लियर है, आप हो, हम हो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो छोटे से हम जाइगोट होते हैं, ठीक है। अब इस जाइगोट में पहले तो हम यूनिसेलुलर थे, जाइगोट में क्या हुआ, मल्टी सेलुलर, मल्टीपल सेल डिवीजन हुआ, और मल्टीपल सेल डिवीजन के कारण हम आज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी नए 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 सेल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, पुराने सेल से आ रहे हैं। नए सेल कहाँ से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। तो सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कौन, रोडोल्फ विर्चो। कौन, रोडोल्फ विर्चो। इसलिए रोडोल्फ विर्चो को फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। क्या, फादर ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। यानी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेल थ्योरी कौन दिया, आंसर जाएगा स्क्लेटन एंड स्वान। क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न सेल थ्योरी कौन दिया, आंसर जाएगा रोडोल्फ विर्चो। क्या जाएगा, रोडोल्फ विर्चो। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है सर, मॉडर्न सेल थ्योरी में दोनों स्टेटमेंट आ जाएगा। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा, ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, याद रहेगा। चलिए, इस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस, क्योंकि वायरस कोई सेल नहीं है, वायरस कोई सेल नहीं है। और आपको पता है क्यों कोई सेल नहीं है, क्योंकि अगर कोई सेल है तो उसके पास प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और वायरस के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, उसके पास तो बस जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन कोड है। समझ में आ गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, आंसर देना है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन है, कौन है, वायरस है। कौन है, वायरस। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे मन में एक बात आ रहा होगा, ठीक है, अब वह सब इंट्रोडक्शन दे देंगे कि ठीक है सर, ऑल न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। देखिए, ये नया सेल है, कहां से बना, तो अपने पेरेंट सेल से बना, पुराने सेल से बना। ये पेरेंट सेल कहां से बना, तो अपने पुराने सेल से बना, ठीक है ना सर। ये वाला कैसे बना, तो अपने पुराने वाले सेल से बना। ये पुराना वाला कैसे बना, तो अपने पुराने सेल से बना। समझ आ गया। ऐसे तो खत्म। तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर जब सेल का फॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ पे, जब फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ में, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो वो कैसे हुआ, कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ हमारे अर्थ पे। एक बार पहले लाइफ बन जाए तो फिर वो नेक्स्ट लाइफ को बना सकता है कि नहीं। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा है कि जो फर्स्ट लाइफ बना ये कैसे बना, तो ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन, हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। जब हम 12th क्लास पढ़ेंगे ना, तो 12th क्लास में आप पढ़ेगा एक चैप्टर इवोल्यूशन, वहां पे आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको भी समझाने का, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर लोड नहीं लेना है। देखिए, दो साइंटिस्ट हैं, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन से इसको समझा जा सकता है। किससे, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन से दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था ओपेरिन एंड हेल्डेन। क्या नाम था, ओपेरिन एंड हेल्डेन। दो साइंटिस्ट है क्या, जिनका नाम था ओपेरिन एंड हेल्डेन। क्या, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ये दो साइंटिस्ट है। इनका कहना था कि भाई अर्थ में जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हुआ है, केमिकल से हुआ है। कैसे हुआ है, केमिकल से हुआ है। एक तो अर्थ पे लाइफ था नहीं, और जो लाइफ आज आप देख रहे हैं जो आया वो कहां से हुआ है, केमिकल से हुआ है। कहां से हुआ है, केमिकल से हुआ था। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, क्या, जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था और अर्थ का टेम्परेचर बहुत जब हाई था, तो हमारे अर्थ पे था क्या, वाटर। नहीं, वाटर तो नहीं होगा, क्या होगा, वाटर वेपर होगा, क्योंकि सर बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, तो था वाटर वेपर। दूसरा था CH4, तीसरा था अमोनिया, क्या, NH3, क्या था भाई, NH3, ठीक है। तो अमोनिया था, CO2 था, अमोनिया था, वाटर वेपर था, और मीथेन था, ठीक है। H2S था, हाइड्रोजन सल्फाइड था, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल थे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था ही नहीं, इतना हाई टेम्परेचर पे ये सब मटेरियल था। अब मतलब ऑक्सीजन था ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड था ही नहीं, समझ में है ना। तो ऑक्सीजन तो था ही नहीं, तो हुआ क्या ना कि नेचर जो था वो रिड्यूसिंग था। कैसा था, नेचर कैसा था, रिड्यूसिंग नेचर का था। कैसा था भाई, रिड्यूसिंग नेचर का था। जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग नेचर का था, ठीक है। और हाई टेम्परेचर था, क्या था, टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा था, ठीक है। जब हाई टेम्परेचर में वाटर वेपर, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड,
CH4 मीथेन, इस सब को आप रखते हैं ना, कंबाइन करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे जैसे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैट, है ना, और हमारा बॉडी इसी से तो मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ओपेरिन और हेल्डन का कहना था कि जब अर्थ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर था तो कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे और अर्थ का एटमॉस्फेयर कहना था रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, और इस रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में इस सब केमिकल में एक रिएक्शन हुआ और लिविंग मॉलिक्यूल बना। क्या बना? लिविंग मॉलिक्यूल बना, और फिर लाइफ का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ। ऐसा कहना था किसका? ऐसा कहना था किसका? ओपेरिन एंड हेल्डन का। किसका? ओपेरिन और हेल्डन का। बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था यूरे एंड मिलर। क्या? बहुत बाद में इसके दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या भाई? यूरे एंड मिलर। ये सोचे कि भाई ओपेरिन और हेल्डन जो स्टेटमेंट दिया है कि लाइफ का ओरिजिन नॉन लिविंग सब्सटेंस से हुआ है, चलो इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है। तो बाद में यूरे एंड मिलर ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली अपने लैब में सारा कंडीशन दिया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर वेपर, H2S, CH4 और अमोनिया को लिया, हाई टेम्परेचर दिया, इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या हाई टेम्परेचर दिया अपने लैब के अंदर, और बहुत दिन तक उस केमिकल को छोड़ दिया। तो नेचर रिड्यूसिंग था, तो पता है क्या? पता है अमीनो एसिड का फॉर्मेशन शुरू हो गया, फैट का फॉर्मेशन शुरू हो गया, लिविंग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो गया। ठीक है। तो यूरे एंड मिलर ने कहा कि भाई सही है, जो ओपेरिन और हेल्डन कह रहे थे कि भाई अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस से हुआ है, केमिकल से हुआ है, वो सही कह रहे थे। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केमिकल इवोल्यूशन को थ्योरेटिकली कौन बताया? आंसर जाएगा ओपेरिन और हेल्डन। एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूफ किया? आंसर जाएगा यूरे एंड मिलर। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भाई? जब अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा था तो क्या उस समय ऑक्सीजन था? आपको जवाब देना है नहीं, उस समय ऑक्सीजन नहीं था। उस समय नेचर कैसा था? रिड्यूसिंग था। समझ में आ गया? तो धीरे 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 एक सेल बन गया, और एक सेल से फिर बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। समझ में आ गया? आज नेचर रिड्यूसिंग नहीं है, इसलिए नया लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कुछ ओरिजिन नहीं हो रहा है, बस बदलाव हो रहा है जरूर ऑर्गेनिज्म में। क्या हो रहा है? चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है। सुनो भाई ध्यान से। तो इस तरह से जब सेल का फॉर्मेशन हो गया तो जो नए सेल आज बन रहे हैं वो कहां से बनते हैं? पुराने सेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं? पुराने सेल से बनते हैं। तो आपको समझ में आया कि कहां से सबसे फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ? ठीक है। तो केमिकल इवोल्यूशन से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप मॉडर्न सेल थ्योरी तो देख लिए। मॉडर्न सेल थ्योरी में दो स्टेटमेंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और दूसरा है ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। समझ में आ गया? आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो तरह का होता है, एक होता है मतलब फंक्शन के बेसिस पे सेल दो तरह का होता है। सुन लो बस, आसान है। टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दो तरह का। क्या? एक तो हो गया एनिमल सेल और दूसरा हो गया प्लांट सेल। क्या? एनिमल सेल और प्लांट सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे सेल को मेनली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है साइज एंड शेप। क्या? सेल का साइज और शेप। देखो भाई, तो सेल दो तरह का होता है, एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके बेसिस पे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के बेसिस पे। दूसरा सेल दो तरह का होता है, फंक्शन के बेसिस पे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अभी हम जो पढ़ेंगे ना, अभी वो पूरे सेल का एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। क्या? पूरे सेल का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से अलग है किस मामले में। पहले आप सेल के सारे कंपोनेंट को जान जाइए, तब आपको जानने में बहुत आसानी होगा कि भाई यूकैरियोटिक में ये है और प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं है, या फिर प्लांट सेल एक एनिमल सेल में किस मामले में किस रिस्पेक्ट में अलग है। वो कब जानेंगे? जब हम सेल के ईच एंड एवरी कंपोनेंट को समझेंगे। समझ में आ गया? तो हम प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे चैप्टर के सबसे लास्ट में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखेंगे चैप्टर के सबसे लास्ट में। समझ में आ गया? अभी हम देखते हैं कुछ साइज एंड शेप। ये एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है और हम बोलेंगे आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर? हेडिंग दीजिएगा साइज एंड शेप।
चलिए, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉलेस्ट सेल। चलिए, एनसीईआरटी आपके पास हो तो बहुत बढ़िया। इसका साइज कितना है, स्मॉलेस्ट सेल का 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर। कितना है, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर। आपको पता है इस माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या भाई, पीपीएलओ। क्या नाम है इसका फुल फॉर्म, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और आपको तो पता ही है इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना शेप बदलता रहता है। क्लियर है। चलिए, तो माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसका साइज कितना होता है 0.1 टू 0.3। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये तो हो गया स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल कौन है, लार्जेस्ट सेल क्या है, कौन है, ऑस्ट्रिच एग। क्या है, ऑस्ट्रिच एग। अच्छा, तुमको तो ये बात पता है ना कि ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट सेल है, लेकिन ये जो मुर्गी का अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा, वो भी सेल ही है ना, वो भी क्या है भाई, सेल है। एक जो रिलीज हो रहा है वो क्या है, सेल है। जाइगोट जो है वो क्या है, सेल है। समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए भाई एक जो है ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, आपको जवाब देना है यूनिसेलुलर है। क्या है, ये यूनिसेलुलर है। क्लियर। खैर, तो लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लॉन्गेस्ट सेल पे। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होता है। क्या होता है, नर्व सेल। लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्गेस्ट भी हो गया, उसके बाद हम आ जाते हैं बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, तो बैक्टीरिया का साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ह्यूमन आरबीसी के साइज पे। क्या, ह्यूमन आरबीसी के साइज पे। ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है, कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। क्या, ह्यूमन आरबीसी। और ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो ऐसे अगर आरबीसी है तो इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर होता है। आगे एनसीईआरटी में लिखता है कि भाई शेप ऑफ सेल वैरी करता है अपने फंक्शन के बेसिस पे। क्या, फंक्शन के बेसिस पे शेप ऑफ सेल वैरी करता है। समझ में आ गया। तो ये सब चीज याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है ये सब देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बोलो ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस और प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। चलिए आउटलाइन देखते हैं एक सेल के पास होता क्या क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो फंक्शन को तो देखेंगे बाद में एक एक करके कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। अभी बस हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर। क्या देख रहे हैं भाई, सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। ये हो गया अपना सेल। क्या हो गया, एक सेल। और ये हो गया सेल का न्यूक्लियस। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। पर क्या रहा है, यूकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल। सेल स्ट्रक्चर और कौन से सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का, इसका यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मिलता है। चलिए, तो सेल के पास मेनली 3 कंपोनेंट है। एक तो सेल बाउंड्री। क्या भाई, सेल बाउंड्री। दूसरा क्या है इसके पास, बोलो ना, सेल बाउंड्री। दूसरा क्या है इसके पास, साइटोप्लाज्म। वेरी गुड, साइटोप्लाज्म। लिखा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर। क्या, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट है और इसमें जो फ्लूइड है, जो मटेरियल है, उस सबको क्या बोलते हैं एक साथ, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में कुछ भी है वो सब क्या है, साइटोप्लाज्म में आता है। क्या आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। क्लियर है। तो साइटोप्लाज्म। और सबसे लास्ट में क्या हो गया, ये अपना न्यूक्लियस। क्या हो गया,
तो सेल के पास मेनली तीन कंपोनेंट आपको दिखाई दिया, क्या क्या? एक तो सेल बाउंड्री यूकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल में सेल बाउंड्री। ये सेल बाउंड्री में क्या क्या हो सकता है? एक तो सेल वॉल हो सकता है, क्या हो सकता है? सेल वॉल हो सकता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन हो सकता है, और तीसरा ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। क्या सेल बाउंड्री में क्या हो सकता है? ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है। क्लियर है? तो सेल बाउंड्री में तीन तरह के बाउंड्री होते हैं। एनिमल में सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है भाई? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है। पता है क्यों? उसके पास ज्यादा प्रोटेक्शन है, क्योंकि हम और आप अगर एडवर्स कंडीशन हो तो भाग जाएंगे। समझ में आ गया ना? फ्लेक्सिबल है हमारा बॉडी, लेकिन प्लांट तो भाग नहीं सकता है, इसीलिए उसके पास एडेप्टेशन है कि उसके सेल को ज्यादा प्रोटेक्टेड बनाया गया है। कैसे? कैसे? सेल वॉल दे करके। और एक होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। उसको हमेशा एडवर्स कंडीशन को झेलना होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, और ग्लाइकोकैलिक्स भी है। क्या भाई? ग्लाइकोकैलिक्स भी है। क्लियर? तो हम देखेंगे सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री में मेनली तीन कंपोनेंट आते हैं, तीन स्ट्रक्चर आता है। कौन कौन सा? एक तो हो गया सर सेल वॉल, दूसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन, और थर्ड वन इज ग्लाइकोकैलिक्स। क्या हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में भाई मेनली दो चीज होता है। एक तो पूरा फ्लूइड, उस फ्लूइड को कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल। और इसमें होता है कुछ सॉलिड सब्सटेंस। क्या? सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। क्या? गोल्जी बॉडी हो गया, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है, और कुछ राइबोसोम्स हो गया। ये सब किसमें आएगा? ट्रोफोप्लाज्म में आएगा। क्या? ट्रोफोप्लाज्म में आएगा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल। उसके अलावा इस ट्रोफोप्लाज्म में क्या आता है? कुछ फैट सेल स्टोर करेगा, जो सॉलिड सब्सटेंस, फैट स्टोर करेगा, ऑयल स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। तो ये सब क्या होगा? ये भी ट्रोफोप्लाज्म। क्लियर है? और दूसरा साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट। एक तो हो गया सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं? ट्रोफोप्लाज्म कहते हैं। क्या? ट्रोफोप्लाज्म। इस ट्रोफोप्लाज्म का फिर दो कंपोनेंट, एक लिविंग कंपोनेंट और एक डेड कंपोनेंट। डेड मतलब जो स्टोर्ड फूड मटेरियल पड़ा हुआ है सेल में, वो। लिविंग कंपोनेंट कहने का मतलब है जो सेल में वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जैसे गोल्जी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ये सब है सेल ऑर्गेनेल्स। क्या? सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में एक तो हो गया सॉलिड पोर्शन और दूसरा लिक्विड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन को कहते हैं साइटोसोल। क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। और थर्ड कंपोनेंट में रहता है न्यूक्लियस। चलिए, अब भाई तो साइटोप्लाज्म का दो कंपोनेंट हो गया। कौन कौन सा? एक तो हो गया साइटोसोल और दूसरा हो गया ट्रोफोप्लाज्म। यहाँ पे दे देते हैं ट्रोफोप्लाज्म। और न्यूक्लियस में होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में। क्लियर? तो मेनली अभी ये रफ डायग्राम है, फ्लो चार्ट है। क्या? सेल के स्ट्रक्चर में, सेल स्ट्रक्चर में मेनली तीन चीज होता है, तो सेल बाउंड्री, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। फर्स्ट साइटोप्लाज्म को डिटेल में करके देखते हैं। साइटोसोल क्या है? लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है। फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है। लेकिन सॉलिड पोर्शन क्या कहलाता है? ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। इस ट्रोफोप्लाज्म का फिर से दो कंपोनेंट, एक तो हो गया, बोलो ना, एक हो गया लिविंग कंपोनेंट और दूसरा हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट। डेड नहीं बोलेंगे, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट कहने का मतलब है जो सेल के वाइटल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ भाई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा गोल्जी बॉडी के बाद? जैसे लाइसोसोम, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे जैसे प्लास्टिड्स,
हाँ भाई, जैसे सीलिया, फ्लैजिला, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जैसे राइबोसोम्स, जैसे पेरोक्सिसोम, ठीक है। तो इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, लिविंग कंपोनेंट है, और लिविंग कंपोनेंट, सेल के लिविंग कंपोनेंट को क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग कंपोनेंट को कहते हैं सेल इंक्लूजन। क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन बॉडी। सेल इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या आता है सर, तो सेल इंक्लूजन बॉडी में आता है स्टोर्ड फूड मटेरियल, या स्टोर्ड फूड मटेरियल जैसे फैट, जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे अगर प्लांट सेल है तो कुछ एल्केलॉइड्स जैसे कि लेटेक्स, क्या एल्केलॉइड्स हो सकता है, लेटेक्स हो सकता है, गम हो सकता है, रेजिन हो सकता है, ये सब अगर सेल में स्टोर्ड है, सेल में कहां पे स्टोर होता है, ये सब वैक्यूल में स्टोर होता है, और साइटोप्लाज्म में भी कुछ स्टोर होता है। क्लियर है। तो जो भी नॉन लिविंग सब्सटेंस है और सेल में स्टोर होता है वो सब क्या कहलाता है, सेल इंक्लूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल इंक्लूजन कहलाता है। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कैसे इस चैप्टर को, ध्यान से देखिए। इंट्रोडक्शन देख लिए पूरा सेल, पढ़ना कैसे है, पढ़ना है सबसे पहले हम सेल बाउंड्री पढ़ेंगे। सेल बाउंड्री में हम साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल बाउंड्री में हम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म करेंगे। क्लियर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो साइटोसोल में कुछ नहीं, बस इंट्रोडक्शन देखना कि भाई ये फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, जिसको क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ट्रोफोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे, ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म में हम पढ़ेंगे लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल, जिसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। और एक एक सेल ऑर्गेनेल्स करके पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्लास्टिड, सीलिया, फ्लैजिला, ये सब हम पढ़ लेंगे। समझ में आ गया, कहां पे, सेल ऑर्गेनेल्स पे। ट्रोफोप्लाज्म हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब ट्रोफोप्लाज्म में नॉन लिविंग कंपोनेंट हम नहीं पढ़ेंगे। पता है ना क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारी चीज को कहां पे, बायोमोलिक्यूल्स में। क्या है भाई, बायोमोलिक्यूल ही तो है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। क्या पढ़ेंगे सबसे लास्ट में चैप्टर के, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझ में आ गया ना। क्रोमोसोम्स के टाइप्स को देखेंगे। क्लियर है। क्रोमोसोम होता क्या है इसको देखेंगे। थोड़ा सा डीएनए का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लियर। थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, क्यों थोड़ा थोड़ा सर, क्योंकि डिटेल में डीएनए का एप्लीकेशन हमको पढ़ना है कहाँ पे, 12th में, तो हम आपको वहां पे डिटेल में बताएंगे डीएनए के बारे में। यहाँ पे बस क्रोमोसोम के बारे में बता देंगे थोड़ा सा। क्लियर है। जेनेटिक मटेरियल होता कैसे है, कहाँ पे ये स्टोर रहता है, कुछ कुछ। तो ये चैप्टर अपना न्यूक्लियस के साथ हो जाएगा खत्म। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में बच जाएगा अपने पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, और इसके साथ हो जाएगा अपना चैप्टर खत्म। समझ में आया। ये आज अपना फर्स्ट लेक्चर था। दूसरा आपको करना क्या है पता है, एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते चलेंगे। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछें।